सो बच्चों, आपका प्यारा सा चैनल लंगड़ा कुत्ता। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद अ ब्रेकिंग न्यूज। दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी कौन है, मैंने अपने बच्चों से पूछा तो बच्चे लोग ने अलग अलग जवाब देने लगा। कोई कहा एलन मस्क, कोई कहा जुकरबर्ग, कोई कहा बिल गेट, कोई बोला बेजोस, अंबानीज, टाटास, बिरलास, ये सारे नाम आने लगे बच्चों से। मैं बच्चों को बोला दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी फ्रिक्शन है, क्योंकि मेरा बच्चा लोग मोटरसाइकिल चलाता, जुई 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 1000 रुपया का पेट्रोल भराता, 1000 रुपया का पेट्रोल भराता, जैसा पेट्रोल भराता 1000 रुपए का, इस पेट्रोल को गरीबों का खून चूसने वाला आदमी फ्रिक्शन 200 रुपए का पेट्रोल ये आपका इमीडिएटली छीन लेगा। हर बच्चे से 200 रुपया, हर एक 1000 पेट्रोल, 1000 रुपए का पेट्रोल लो और 200 रुपए का पेट्रोल ये आपसे छीन लेगा। So the richest man on the planet Earth is friction. So बच्चे लोग, on an average 20% of the fuel, 20% of the fuel, petrol, is consumed in overcoming friction of engine. आपकी मोटरसाइकिल का इंजन 20% of fuel खा जाता है ड्यू टू फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन सबसे बड़ा बिजनेसमैन, गरीबों और अमीरों का खून चूसने वाला, हर एक 1000 रुपए में 200 रुपया इसके पॉकेट में जा रहा है। तो बच्चे लोग मेरे पास दौड़ते 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 आए, बोले सर 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 जिंदगी लंगड़ा कुत्ता हो गया है सर। कल आपने बोला था स्टैटिक फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कभी जिंदा होता है, कभी मर जाता है, कभी जिंदा होता है, कभी मर जाता है। तो इस वीडियो स्टार्ट करने के पहले हिंदुस्तान को अगर फिर से एक मैसेज, कोई भी बच्चा वहां बैठा हुआ कमजोर नहीं होता, अगर वो जिद में आ गया तो कोई माइकल लाल उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने में रोक नहीं सकता। गॉट इट? सो वील स्टार्ट। बेटा ये डायग्राम आपने किताबों में देखा है, वीडियोस में देखा है, एवरीवेयर देखा है, तो फिर सर ये डायग्राम हमें क्यों दिए आप? तो मैं बता रहा हूं कि इसका रीजन और इसकी खूबियां क्या है। सो बच्चों, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप ये फॉर्मूला, you have already done this formula, that is F max is equal to mu s into R, that is maximum static friction is equal to coefficient of static friction into normal reaction, coefficient of static friction into normal reaction। तो सर ये डायग्राम तो हम सारी जगह देखते हैं सर, किताबों में भी देखा सर, वीडियोस में भी देखा, तो ये डायग्राम में इतनी सारी चीजें क्या कर रही सर? तो मैं बोला बेटा मैं तो आपको स्टैटिक फ्रिक्शन समझाने वाला हूं। बच्चों के दिमाग में आया सर स्टैटिक फ्रिक्शन कब कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन कब कहते हैं? तो मैंने बच्चों को बोला अगर कोई चीज प्यार से मोहब्बत से एक जगह बैठी हुई है, आगे नहीं बढ़ रही है, लेकिन कोशिश जारी है, देयर इज टेंडेंसी ऑफ मोशन, आगे बढ़ने की कोशिश है, उस वक्त जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होता है स्टैटिक कंडीशन में, उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन का इस फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का इस फॉर्मूले से लेना देना है। तो बच्चों की क्यूरियोसिटी, सर म्यू क्या है? लास्ट वीडियो में मैंने समझा दिया, प्लीज देख लीजिए।
सरफेस प्रॉपर्टी, टू सरफेस की म्यूचुअल प्रॉपर्टी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, पीछे ना मीटर सेकेंड लगा, ना क्यूबिक मीटर लगा, ना केजी लगा, ना न्यूटन लगा, ना प्रेशर लगा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, just simple number. So coefficient of friction is just a simple number. It has no dimension. अरे सर, ये चुप से रख दिए मास 2 kg का, क्यों रखे सर? तो मैं बोला बेटा, कोई भी मास होता है उसका वेट जमीन टानती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट इज डाउनवर्ड। अगर आपका सरफेस फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल, रखने वाले मास का भी सरफेस फ्लैट है, सिर्फ उसी दिन weight of the body will be exactly equal to normal reaction. Two forces are collinear, straight line going straight upward. So normal reaction हर एक समय is never equal to weight of the body. वेट ऑफ द बॉडी की बराबर नॉर्मल रिएक्शन को होने के लिए एकदम फ्लैट सरफेस की जरूरत है, एंड द सरफेस ऑफ द 2 kg मास शुड आल्सो बी फ्लैट, अदरवाइज वेट ऑफ द बॉडी विल रिमेन सेम, नॉर्मल रिएक्शन विल चेंज। अगर जरा भी ये सरफेस एट एन एंगल है तो, इसलिए मैं बड़े सिंपल तरीके से मेरे बच्चों की खोपड़ी में डाल रहा हूं, दैट वेट ऑफ द बॉडी विल बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। कब? जब लाल वाला सरफेस इज फ्लैट and the body 2 kg touching is also flat. अरे वाह सर, मैं तो समझ गया, लेकिन सर मैंने बहुत जगह डायग्राम देखा, बहुत सारे वीडियोस देखे, ये सर इतना बड़ा पॉपुलेशन, छोटे छोटे बच्चे कर क्या रहे सर? और ये बड़ा मुर्गी कौन है सर? सो ये मुर्गी का नाम है, इस मुर्गी का नाम है मैक्सिमम फोर्स, लिमिटिंग फोर्स, लिमिटिंग फोर्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये मुर्गी। इसकी वैल्यू कितनी होगी सर? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 लेकर आओगे, नॉर्मल रिएक्शन इज mg इज इक्वल टू mg, मल्टीप्लाई कर दोगे, mg इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज g, 20 न्यूटन, सो दिस इज 20 न्यूटन इज r, म्यू इंटू r मल्टीप्लाई होके दे दिया 6 न्यूटन। ये मुर्गी का नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये अकेला नहीं रहता, बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया है। ये मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, ये दो सरफेस के बीच में मरा पड़ा हुआ है, वो अभी जिंदा नहीं है। चुप से सरफेस के ऊपर में मास रख दो, फ्रिक्शनल फोर्स इज 0, रखी हुई मास को किसी सरफेस पे रख दो तो फ्रिक्शनल फोर्स 0 होता है। कल भी मैंने बच्चों को समझाया था। सो नो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट if a body is just kept on a surface
provided the surface is flat. फ्रिक्शन है दोनों के सरफेस के बीच में, लेकिन मरा हुआ है। फ्रिक्शनल फोर्स मरने के पहले अपने इतने सारे बच्चों को जन्म दे दिया है। 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन को जन्म दे दिया है। वो भी इसी के नीचे मरे पड़े हुए हैं। जब बाहर से एक दुश्मन आएगा और आपके बॉडी को 1 न्यूटन फोर्स से टानने की कोशिश करेगा, 1 न्यूटन फोर्स से टानने की कोशिश करेगा, द स्टैटिक फ्रिक्शन, द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये आराम से सोता रहेगा। इसको जवाब देने के लिए उसका एक बच्चा जो इसके नीचे है वो जिंदा हो जाएगा एंड जिंदा होके बाहर के दुश्मन से अपने मांस को बचाएगा, आगे बढ़ने नहीं देगा। दिस वन गोज देयर, जिंदा हो गया। द रिवर्स फोर्स, इधर जाने वाली फोर्स 1 न्यूटन, force of friction here is also 1 Newton. 1 Newton cancels 1 Newton, body remains at rest. अरे वाह, 1 न्यूटन फोर्स जिंदा हो गया और अपने मास को आगे बढ़ने से रोक दिया। अभी मेन फोर्स इज स्टिल स्लीपिंग, अभी वो उठा नहीं है, वो सोते रहेगा, उसके बच्चे काम करते रहेंगे। फिर एक दिन बाहर का दुश्मन 2 न्यूटन वाला फोर्स आया, आपके मांस को टानने की कोशिश किया, तोड़ने की कोशिश किया। जैसा 2 न्यूटन फोर्स आया, ये बच्चा सो गया। 2 न्यूटन वाला बच्चा जागा और अपने मास को एग्जैक्टली 2 न्यूटन से रिवर्स डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होगा, बिकॉज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज सच अ फोर्स दैट ऑलवेज एक्ट्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ टेंडेंसी ऑफ मोशंस और मोशन। सो 2 न्यूटन वाला बच्चा जाग गया और अपने मास को दुश्मन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किया और रोक दिया। अब वक्त आया है, ये दुश्मन अब बड़ा दुश्मन आने वाला है, 3 न्यूटन वाला दुश्मन आने वाला है, अपने मास को टान रहा उस तरफ। इमीडिएटली सरफेस के अंदर सोए हुए बच्चे में से एग्जैक्टली 3 न्यूटन वाला बच्चा जिंदा हो जाएगा। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिस साइड विल बी दिस टाइम 3 न्यूटन, इसका दिया हुआ है, अभी ऐसे ही चल रहा है। फिर 4 न्यूटन वाला फोर्स आएगा तो 4 न्यूटन वाला बच्चा इधर जाएगा। फिर 5 न्यूटन वाला आएगा तो 5 न्यूटन वाला बच्चा जाएगा, आएगा यहां और उसे रोकेगा। गॉट इट? दिस वे इट विल कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। अभी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन सो ही रहा था, अब एक पावरफुल दुश्मन आ गया, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू म्यू एस इनटू आर, दैट इज 6 न्यूटन वाला फोर्स दुश्मन आ गया। तो बच्चे लोग को हटा दिया ये बाप और अपना खुद आ गया बचाव में। दिस टाइम द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डेवलप होगा, दैट इज मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन इज 6 न्यूटन व्हिच इज इक्वल टू ms इनटू r, दैट इज f max। सो दिस इज द जिंदा होना मरना। जैसे जैसे दुश्मन आएंगे वैसे हिसाब से जिंदा होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का बच्चा लोग और अपने मास को आगे बढ़ने से रोकेगा। सो बच्चों,
आपने अभी अभी देखा कि फ्रिक्शन, ये मुर्गी, इसके छोटे छोटे बच्चे थे और वक्त आने पर जिंदा होते और अपने मांस को आगे मूव होने से बचाते। गॉट इट? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। और कल के वीडियो में मैंने बताया था ये चीज, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स, that is frictional force, is directly proportional to reaction, that is normal reaction. Normal reaction, normal reaction, normal लिख देते हैं यहाँ, reaction नहीं, normal reaction ये लिख देते हैं। friction is directly proportional to normal reaction. Got it? ये जो भी लोग आपको पढ़ा रहे हैं ये गलत है। This formula is not true at all. That is, maximum frictional force is equal to coefficient of static friction into normal reaction. ये right है। यानी कि सिर्फ मुर्गी के लिए ये फॉर्मूला राइट है, मुर्गी के बच्चों के लिए ये राइट नहीं है। क्योंकि बच्चों के लिए अगर ये फॉर्मूला लगाएंगे आप तो एग्जाम में गलत हो जाएंगे। सो बी केयरफुल, ये लगा नहीं सकते आप, बच्चों के ऊपर में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। गॉट इट? सो स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग बोला जाता है। दैट इज इट रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू द दुश्मन। जितना पावरफुल दुश्मन वैसे ही रिस्पॉन्स मिलेगा फ्रिक्शनल फोर्स का इन द रिवर्स डायरेक्शन। सो वी हैव सीन that static friction is self-adjusting in nature, और उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उस पे ये वाला फॉर्मूला फिट नहीं बैठता। So this is conceptually wrong, that frictional force is directly proportional to normal reaction. Static frictional force is directly proportional to नॉर्मल रिएक्शन। ये कहना बिल्कुल गलत है। हाँ, यू कैन से दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। ये अगर कह दिए तो सही हो जाओगे, अदरवाइज स्टैटिक फ्रिक्शन में ये शब्दों का इस्तेमाल आपके प्रॉब्लम को रॉन्ग कर देगा। गॉट इट? सो बच्चे लोग, ग्राफ कह रहा है अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन। अरे वाह सर, ये ग्राफ क्या चीज है सर? भाई मैंने कहा दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग, जितना पावरफुल बाहर का दुश्मन अप्लाइड फोर्स उतना पावरफुल फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है। अगर 1 न्यूटन बाहर का फोर्स, दुश्मन फोर्स, तो 1 न्यूटन वाला बच्चा जिंदा होके अपोजिंग फोर्स देता है। सो इफ वी प्लॉट छोटे छोटे बच्चे, फ्रिक्शनल के छोटे छोटे जो बच्चे थे उन्हें प्लॉट करता हूं, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, 6 न्यूटन। 6 न्यूटन is maximum friction, that is the limiting friction। ये छोटा बच्चा, ये छोटा बच्चा, ये छोटा बच्चा, बाहर के दुश्मन on x axis, the applied force is not x axis, and the forces, that is frictional forces, are plotted on y axis। 8 न्यूटन वाला applied force, friction force is also 1 न्यूटन। 2 न्यूटन वाला applied force, friction force is 2 न्यूटन। 3 न्यूटन applied force, दुश्मन force 3 Newton frictional force. If we plot, we get a straight line up to this point. This point is the point of maximum friction. Got it? Static friction. Okay, this is the way the graph is behaving. लेकिन after this, after 6 Newton, जब दुश्मन वाला फोर्स, अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स 6 न्यूटन से ज्यादा हो जाएगा,
स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म, उसका रोल खत्म, और इसके बाद से शुरू होगा काइनेटिक फ्रिक्शन. एंड यू सी द ग्राफ हैज ड्रॉप डाउन. दैट शोज दैट काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज ऑलवेज लेस देन the maximum, that is limiting frictional force. It is less than, drop हो जाता है. Why drop होता है? उसकी वजह वो ये है कि coefficient of static friction is always greater than coefficient of kinetic friction. ये वाली वैल्यू इस ग्राफ के बाद नहीं लगेगी, ये वाली वैल्यू लगेगी coefficient of kinetic friction which is less than coefficient of static friction. ग्राफ ऐसा प्रोसीड होगा and it will finally become parallel to the principal, that is parallel to the x-axis. It will become parallel to x-axis. इसके बाद external force जितना भी बढ़ा दो, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, ये अपना लेवल मेंटेन करेगा. That constant frictional force, constant kinetic friction देगा इतना यहां से. Okay, so go on increasing the applied force, there will be no change in the kinetic friction. Kinetic friction एक बार अपनी वैल्यू ले लिया, हमेशा उसी वैल्यू से जिंदा रहेगा. वो इस तरह नहीं है कि थोड़ी देर पहले मरता है और थोड़ी देर पहले जीता है, as we have seen in the case of static friction. Got it? So generally we know that coefficient of static friction will always be less than coefficient of kinetic friction. इस जोन में म्यू के लगेगा because kinetic शुरू हो गया, यहां पर static की कहानी खत्म. Got it? So this is the graphical representation of static friction. तो बच्चों का थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने को मांगता, और बच्चों के सामने मैंने एक छोटा सा प्रॉब्लम प्रेजेंट किया है. इस प्रॉब्लम को इंटेंशनली चुना गया है क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको करने के बाद 90% कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा इस चैप्टर में. आने वाले दिनों में फ्रिक्शन चैप्टर और 4 वीडियोस आने वाले हैं. फ्रिक्शन चैप्टर 4 वीडियोस आने वाले हैं जिसमें बिंदास किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा. I will give you 20 problems. If you crack that problem, कोई माइकलाल आपको नीट और जेई में रोक नहीं सकता. So wait for those videos. अभी for the time being एक छोटा सा प्रॉब्लम मैंने दिया हूं. That is a 2 kg copper block on steel plate. 2 kg का कॉपर ब्लॉक और लाल वाला स्टील प्लेट पे रख दिया गया है, और क्वेश्चन कह रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.5 एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.4. 2 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शंस दे चुका है इस प्रॉब्लम में, एक स्टैटिक और एक काइनेटिक, और सवाल बच्चों से ये कर रहा है फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स. आपको ये फ्रिक्शनल फोर्स, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड आउट करना है 3 डिफरेंट सिचुएशंस में. When situation is when external force, the दुश्मन force is 4 Newton. When दुश्मन force, the external force is 6 Newton, and when the external force and दुश्मन force is 8 Newton. ये 3 different conditions में आपको find out करना है what is the frictional force that develops. Okay, so we are going to attack this problem. इसे मिटाना जरूरी है बेटा, ताकि मैं वर्कआउट कर सकूं. ऐसे प्रॉब्लम में बिल्कुल डरने का नहीं. सो बच्चा लोग, अभी तक तो हो गया नंबर 1 एंड नंबर 2. परफेक्टली आपने कर दिया है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है. लेकिन तीसरे में जाने के पहले जरा समझ लेना
खेला हो गई मतलब एनर्जी का खेला हो जाएगा अगर जरा से भी इधर उधर नजर भटकी तो। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। इस केस में अप्लाइड फोर्स इज 12 न्यूटन। 12 न्यूटन is definitely greater than maximum limiting friction. 12 Newton is definitely greater than limiting friction, static limiting friction 10 Newton. तो वो बैरियर तोड़ के आगे निकल जाएगा। 12 न्यूटन फोर्स जैसा लगेगा बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। और बच्चे लोग को मालूम है कि मूविंग चीज में स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगता। मेरे बच्चे लोग को मालूम है। अब वक्त आ गया कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करने का। सो व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स, द दुश्मन फोर्स इज 12 न्यूटन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने का तरीका इज सिंपल। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन को ले लो और मल्टीप्लाई कर दो उसी साहब से जिसको रिएक्शन कहते थे, दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। नाउ इन योर प्रॉब्लम coefficient of kinetic friction was given as 0.4 and 20 से मल्टीप्लाई करेगा आंसर आएगा C, आंसर आएगा 8 न्यूटन। Got it? So this is the kinetic friction that develops in this case. खेला हो गया। अभी मेन चीज तो बताना है बच्चा लोग को। सो बच्चे लोग ये तो जस्ट शुरुआत था फ्रिक्शन का, अभी तो बहुत सारी चीजें आनी है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ प्रीपोज, ओके, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शंस, ये सारी चीजें आनी है अभी। तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा आपका, इसलिए यहां रोक रहे हैं और आने वाले वीडियो का इंतजार कीजिएगा क्योंकि इतने मजबूत बनेंगे कि आप समझ गया तो उस लेवल में आ जाएगा बॉस। गॉट इट? सो आपका प्यारा सा चैनल लंगड़ा कुत्ता, और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो लोड कर देता हूं आज ही रात को। गॉट इट? ओके बॉस।